सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए कार्य वर्क। हम डेली लाइफ में कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, या हम लिख रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, या अन्य कोई काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में जो काम होता है, वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, उसकी डेफिनेशन कुछ अलग होती है। तो वो आज हम फिजिक्स से संबंधित जो डेफिनेशंस होती है, कार्य वास्तव में कार्य क्या होता है और उसकी जो डेफिनेशंस जो होती है, कार्य कब होगा और कब नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में यानी भौतिक में कार्य का तब होना माना जाता है कि जब किसी वस्तु को अपने फोर्स लगाया है, फोर्स अप्लाई किया है, बल लगाया है, फोर्स बल लगाया है, और उस बल के लगाने से वस्तु का विस्थापन होता है। मान लो जिसको अपने फोर्स धक्का रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु जाती है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एस होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम फोर्स लगा के, बल लगाएंगे, और उस बल लगाने से यदि वस्तु में विस्थापन होता है, तो हम कहेंगे कि फिजिक्स में, भौतिकी में कार्य हुआ है। और यदि बल लगाने से यदि विस्थापन नहीं होता है तो कार्य को हम नहीं मानेंगे। तो फिजिक्स में भौतिक में कार्य कब होना माना जाएगा? जब किसी वस्तु को हम बल लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, और उस फोर्स अप्लाई करने से, बल लगाने से जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, यानी विस्थापित हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वर्क इज डन। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन दोनों चीजें होना चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कार्य हुआ। यदि बल लगाने से विस्थापन भी होता है, फोर्स अप्लाई करने से भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहेंगे वर्क इज डन, यानी कार्य हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हम आना कि ये इसको धक्का रहा है और ये बल फोर्स लगा रहा है, आगे जा रहा है, इसका मतलब इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इधर भी देखा हमने, ये भी जो है इसको पुश कर धक्का रहा है, और ये भी गत्ता कर रहा है, आगे ब्लॉक आगे जा रहा है, इसका मतलब इसके द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये इसको धक्का रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे घर्षण बल लग रहा है, उसके कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, शून्य कार्य होगा। ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो वास्तव में जो कार्य होता है, कार्य की जो परिभाषा दी जाती है मैथमेटिकल कि बल और विस्थापन, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, उसी को हम बोलते हैं वर्क। वर्क क्या है, कार्य क्या है? बल और विस्थापन, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, कौन सा गुणनफल? डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब अदिश गुणा, अदिश स्केलर प्रोडक्ट। वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी अपन फोर्स वर्क की डेफिनेशन देते हैं कि जो कार्य होता है वो कार्य, बल और विस्थापन, इन दोनों का जो अदिश गुणा होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उस स्केलर प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। तो कार्य किसको कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन, इन दोनों का जो गुणनफल होता है। गुणनफल में कौन सा है? डॉट। डॉट मतलब जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, अदिश गुणा बोलते हैं, डॉट। तो बल और विस्थापन, इन दोनों का जो अदिश गुणा होता है, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, इसको हम अदिश गुणा बोलते हैं, अदिश स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर जो प्रोडक्ट होता है, उसी को हम वर्क कहते हैं। जान तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं, बल लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, तो हम कहेंगे कार्य हुआ, यानी इट मीन्स फोर्स और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों का जो गुणनफल होता है, उस गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो जब भी हम डॉट को हटाते हैं, डॉट हटा के क्या लगाना अपने को? cos थीटा लगाना, हमने पढ़ रखा है, एफ एस cos थीटा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, W = एफ एस cos थीटा। एफ क्या है? बल का मान है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मान, फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, और cos थीटा क्या है? एफ और एस के बीच बनने वाला कोण है, एंगल है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि एक ब्लॉक है, उसको अपने इस तरह से धकाया है, तो
तो ये इसके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यदि मान लो ऐसा हमने लगाया फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगाना थीटा डिग्री एंगल से, तो ये हो जाएगा एफ एस cos थीटा। तो एफ का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो विस्थापन की दिशा में होता है एस cos थीटा, ये कंपोनेंट हम लेंगे एफ एस cos थीटा के रूप में। तो इस तरह से जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स एफ cos थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, क्योंकि उसी के कारण से वो आगे बढ़ेगा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट से ऊपर होता है, इसके कारण से इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट्स होता है जो थीटा के साथ एंगल बनाता है, जिसको हम एफ एस cos थीटा कहते हैं। तो जब भी हम फोर्स लेंगे तो फोर्स का कौन सा घटक लेना है, एफ cos थीटा वाला, ये एफ साइन थीटा वाला होता है यानी ऊपर वाला। और इसके कारण से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन इधर होगा, तो इधर होगा तो कौन सा एफ cos थीटा। यदि नीचे विस्थापन होगा तो एफ साइन, लेकिन अपन विस्थापन हमेशा इस डायरेक्शन में करेंगे, फोर्स लगाएंगे और विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम cos थीटा लेंगे उसके साथ एफ cos थीटा वाला घटक लेना है। तो इस तरह से वर्ग का फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू एफ एस cos थीटा, ये वर्ग का फार्मूला होता है। और चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, वर्ग जो होती है अदिश स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती कार्य, इसलिए कार्य कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो इस तरह से अपने कार्य के बारे में मालूम होना चाहिए। कार्य मतलब बल लगाया, और उस बल लगाने से यदि विस्थापन होता है तो हम कहेंगे कार्य हुआ, यानी बल और विस्थापन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणा होता है, उस अदिश गुणा को हम कार्य कहते हैं। और इसका फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट हटाते तो cos थीटा लगता है, तो W बराबर एफ एस cos थीटा, ये फार्मूला इसका होता है। अब ये कार्य जो होता है ये 3 प्रकार के कार्य में बढ़ेगा। कार्य के 3 टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स वर्क डन। फर्स्ट है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है जीरो कार्य। कार्य के 3 प्रकार, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कार्य। अब ये कैसे होंगे, ये किस प्रकार से परिभाषित होंगे हम देखेंगे। अब पॉजिटिव कार्य किसको कहेंगे, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य का मतलब ये होता है कि आप जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, बल एफ की डायरेक्शन और विस्थापन की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। धनात्मक कार्य किसको कहेंगे, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। जैसे यहाँ हमने फोर्स लगाया, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, या यहाँ में फोर्स लगाया, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, या हमने इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर जा रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो कार्य होता है वो कार्य धनात्मक यानी पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे, धनात्मक कार्य, कि यदि फोर्स और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, बल और विस्थापन दोनों की दिशा यदि समान होती है, जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में उसका विस्थापन भी होता है। जैसे इसको हम धक्काएंगे, फिर क्या होगा, मान लो कि आगे आ गया तो फोर्स हमने इधर ही लगाया, इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ऐसे। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे स्प्रिंग हमने खींचा, इसको हमने इधर खींचा तो ये आगे आएगा, स्प्रिंग इधर आएगा, तो फोर्स जो है उधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क होगा। अब एक इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यदि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यदि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों बीच एंगल 0 डिग्री का होगा। यदि 0 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो W इक्वल टू आ जाएगा एफ एस cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो थीटा के लिए 0 पुट करेंगे, क्योंकि दोनों के एंगल में 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एफ एस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 1, यानी W इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू एस। ये पॉजिटिव वर्क होगा, W इक्वल टू प्लस एफ एस। तो इस तरह से धनात्मक कार्य कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी बल और विस्थापन की दिशा यदि समान होती है
तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा। जैसे किसी वस्तु को हम धकाते हैं या पुश करते हैं तो वो जो वर्क डन होता है पॉजिटिव होता है। स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होता है वो भी पॉजिटिव होगा। यदि किसी वस्तु को प्रतितल से ऊपर उठाते हैं तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होता है कार्य होता है वो भी धनात्मक कार्य ही होगा। यानी जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में वस्तु ऊपर आना चाहिए, तो कहते हैं कि वो वर्क डन यानी कार्य धनात्मक कार्य कहलाएगा। अब हम दूसरा हम देखेंगे कि ऋणात्मक कार्य कब हो। यानी बल और विस्थापन दोनों की दिशा यदि विपरीत होती है, किसकी दिशा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन यदि अपोजिट होती है तो वो कार्य हमारे पास में ऋणात्मक कार्य कहलाता है। जनरली ऐसा होता नहीं कि हम बल इधर लगा रहे हैं विस्थापन इधर हो रहा है, ऐसा होता नहीं। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुछ बल ऐसे होते हैं जो हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लो किसी वस्तु को आप इधर धका रहे हैं, लेकिन इसका जो घर्षण बल होता है वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये घर्षण फ्रिक्शन फोर्स, इसका जो घर्षण बल होता है इधर लगेगा। जा रही वस्तु इधर, जो फोर्स लगा रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन घर्षण बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होगी। फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो जो बल और विस्थापन के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य हमारे पास निगेटिव वर्क डन होगा। निगेटिव कब होगा कि जब बल और विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। फोर्स इधर लगा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल इधर लगा है, यानी घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य है। हमारे द्वारा पॉजिटिव, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स लगा बल, घर्षण बल वो इधर लगा और हम इसको इधर लगा है, तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, मोशन के अपोजिट होता है। ये इधर हम धका रहे हैं तो घर्षण इधर लगेगा, तभी तो रुकेगी वस्तु। जैसे एक वस्तु हम ऊपर उठा रहे हैं, अब किसी वस्तु को हम ऊपर उठाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक, क्यों, क्योंकि हम ऊपर उठा रहे हैं और वस्तु ऊपर आ रही है, फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, वस्तु ऊपर आ रही है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल के द्वारा पृथ्वी का जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नीचे की ओर लगता है और हम वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो गुरुत्व बल के द्वारा यानी पृथ्वी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है, हम जो उठाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स वो भी निगेटिव फोर्स वर्क डन करता है। तो निगेटिव का मतलब ये होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत होगी। बल इधर, विस्थापन, फोर्स इधर और फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो हमारे पास में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसके लिए थीटा की वैल्यू, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 180 डिग्री। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। एक इधर है एक इधर है, 180 डिग्री की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं तो हमारे पास में W की वैल्यू आ जाएगी, W इक्वल टू Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती जाएगी। जब भी हम cos 180 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 होगी। तो इस तरह से यहाँ पे W इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Fs 180 डिग्री की वैल्यू -1 पुट कर लेना, तो जो -1 के कारण से ये माइनस हो जाएगा और Fs -1 और W इक्वल टू आ जाएगा -Fs। यानी वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव कब होता है, जब फोर्स और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है दोनों की, तो W इक्वल टू हो जाएगा -Fs। तो ये हमारे पास वर्क डन निगेटिव वर्क डन आ गया। तो निगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत दिशा होती है, तब निगेटिव वर्क डन होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। पॉजिटिव के लिए एंगल का मान 0 डिग्री से 90 के बीच में होना चाहिए, 0 से 90, 0 भी होगा पॉजिटिव के, और इसके लिए एंगल 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, 90 को छोड़ 90 से एबव और 180 तक होना चाहिए पॉजिटिव वर्क डन के लिए, और निगेटिव वर्क डन के लिए। थर्ड हमारे पास 0 वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 वर्क मतलब कोई कार्य नहीं होगा। अब कार्य नहीं होगा तो किस कंडीशंस में नहीं होगा कार्य, वर्क डन कब नहीं होता है, या तो
हम फोर्स अप्लाई नहीं करें। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि मान लो हमने फोर्स 0 लगाया, फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन 0 हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि हमने फोर्स लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि दीवार को हम धक्का रहा है, उसको पुश कर, लेकिन दीवार आगे नहीं बढ़ रही है तो भी वर्क डन 0 होगा, कार्य 0 होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एस का मान डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये तो फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वर्क डन 0, क्या कि फोर्स अप्लाई किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं हो रहा तो भी वर्क डन 0 होगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर लगा रहा फोर्स मान लो, जैसे ये परपेंडिकुलर है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो फोर्स होगा ये भी क्या करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। तो तीन कंडीशन में हमारे पास में वर्क 0 हो सकता है, एफ एस आर थीटा। पहला क्या, ये तो फोर्स 0, तो फोर्स 0 होगा तो वर्क भी 0 हो जाएगा, एफ का मान 0 पुट करेंगे, डब्ल्यू का मान भी 0, या डिस्प्लेसमेंट 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी डब्ल्यू बराबर 0, काश 90 रखेंगे तो 90 का मान भी 0 होता है। तो तीन कंडीशन में 0 हो सकता है। जैसे मान लो कि व्यक्ति दीवार को धक्का रहा है, इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि विस्थापन ही नहीं होगा। अब मान लो कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, मान लो व्यक्ति सीट के ऊपर कुछ सामान लेके खड़ा है, तो गुरुत्व बल किधर लगता है, नीचे क्यों लगता है, और हम यदि इधर विस्थापन कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर, तो दोनों के बीच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा जब वस्तु को व्यक्ति खड़ा है लेके, और यदि विस्थापन भी कर रहा है तो विस्थापन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, और बल कितना लगता है, ऊपर या नीचे लगेगा, नीचे लग रहा है मान लो, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि कार्य 0 होगा। तो कार्य 0 कब हो सकता है, जैसे बल का मान 0, बल लगाएंगे, या फिर विस्थापन, बल लगाया विस्थापन नहीं हो रहा तो 0 हो सकता है, या दोनों में एंगल 90 डिग्री का होगा। मान लो बोर्ड को मैं इस तरह से 90 डिग्री से इसको धकाता हूँ पीछे की, तो क्या होगा कि इधर भी नहीं जाएगा और इधर भी जाएगा, इसका विस्थापन नहीं होगा, तो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो तीन कंडीशन से कार्य नहीं होता है। कार्य का मात्रक देखें हम, कार्य की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट जूल होती है। कार्य का फार्मूला W को टेप डॉट एस होता है, फोर्स एफ, फोर्स को हम न्यूटन लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, न्यूटन इंटू मीटर, ये जूल कहलाती है, न्यूटन इंटू मीटर जूल, फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर और जूल, इसी को हम जूल कहते हैं। इसके हम डायमेंशन देखें, डायमेंशन फार्मूला में देखें, बीमा देखें इसकी डायमेंशन, तो बल की पता अपने को एम एल टी माइनस 2 होती है और डिस्प्लेसमेंट की एल होती है, तो इस तरह से इसकी जो डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगी। इस तरह से बल की विमा हम निकाल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मात्रक जूल ये ऐसा मात्रक होता है, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, यानी सीजीएस अर्ग और ऐसा जूल, और दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, एक जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग इक्वल होगा, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। अब 1 जूल की परिभाषा कैसे देखें कि 1 जूल होता क्या है। देखो, यदि हमने किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का बल लगाया है, और उस 1 न्यूटन के बल लगाने से वस्तु में विस्थापन यदि 1 मीटर होता है, क्या किया हमने कि 1 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया है, और उस फोर्स के अप्लाई से 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया बॉडी, तो हम कहेंगे कि वर्क डन इज 1 जूल, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल की परिभाषा कैसे देखें, यदि किसी वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगाया है और उस बल के लगाने से वस्तु में विस्थापन 1 मीटर होता है, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। इसी प्रकार से अर्ग की परिभाषा, टाइम की परिभाषा क्या देंगे, अर्ग की परिभाषा कैसे देंगे। देखो, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल के लिए दोनों मात्रक याद रखना, ऐसा न्यूटन और सीजीएस डाइन, तो न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक होता है। तो यदि किसी वस्तु में 1 डाइन का बल लगाया है और उस डाइन के बल लगाने से 1 सेंटीमीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य 1 अर्ग कहलाता है। अर्ग की डेफिनेशन क्या देंगे, यदि मान लो 1 डाइन का फोर्स हमने अप्लाई किया है और उस वस्तु में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर का होता है,
तो जो कार्य होगा, वर्क डन होगा, वो एक अर्घ कहलाता है। तो इस तरह से अर्घ की डेफिनेशन, धूप की डेफिनेशन और दोनों में रिलेशन, ये तीनों चीजें पर मालूम। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखना है कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। ये हम एक ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। 360 डिग्री देखो, जब 0 डिग्री एंगल होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अधिकतम मैक्सिमम वर्क डन होगा, अधिकतम धनात्मक कार्य, मैक्सिमम पॉजिटिव कार्य, धनात्मक मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा। यदि मान लो आ जाए कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो उस समय W इक्वल टू हमारे पास आता है FS, ये पॉजिटिव वर्क डन होगा मैक्सिमम। और थीटा इक्वल टू 90 तक होता है तो यहाँ थीटा से लगाकर 89 डिग्री तक, 89 डिग्री 90 थीटा से 90 के बीच में जो होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। तो मान लो पूछा गया कि धनात्मक कार्य कब होता है, तो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होता है, कोण होता है, उसके लिए धनात्मक कार्य होगा। दूसरा 90 पे कितना होगा, 90 पे 0 होगा, क्योंकि W इक्वल टू हमारे पास में फार्मूला होता है W इक्वल टू FS cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ शून्य कार्य होगा, शून्य कार्य 0 होगा, फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 180 डिग्री के लिए कितना होगा, मैक्सिमम निगेटिव कार्य, मैक्सिमम निगेटिव, अधिकतम ऋणात्मक कार्य, अधिकतम ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। तो जब मैक्सिमम निगेटिव वर्क पूछे तो 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि W इक्वल होता है FS cos 180, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, जाना तो माइनस की वैल्यू -1 रखते हैं तो माइनस FS हो जाएगा। तो यदि आपको पूछे कि ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, अधिकतम, जाना ये भी माइनस है, इधर भी माइनस आ रहा है, तो 180 और 270 के बीच में भी निगेटिव वर्क डन ही होगा। तो ये भी निगेटिव वर्क डन, निगेटिव, और ये भी निगेटिव वर्क डन होगा, निगेटिव ऋणात्मक कार्य। देखो दोनों में माइनस में होगा वर्क डन, इसमें माइनस होगा, 90 से ज़्यादा 180 तक भी माइनस में होगा, और 180 से 360 के बीच में भी दी है, सॉरी 270, या 270 आ गया, 270 कर लो, 270 के बीच में भी हो तो भी वो क्या होगा, मैक्सिमम निगेटिव वर्क डन होगा। अब 370 से वापस 360 यहाँ पे दिया है 360, तो इसमें पॉजिटिव वर्क डन होगा, धनात्मक कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। तो ये ग्राफ समझ में आ गया क्या, 0 डिग्री पर अधिकतम कार्य होता है, 0 और 90 के बीच में धनात्मक कार्य होता है, 90 और 180 के बीच में ऋणात्मक कार्य होगा, और 180 का सबसे कम अधिकतम मैक्सिमम कार्य होगा निगेटिव वाला, 180 से 270 के बीच में निगेटिव कार्य होगा, मतलब इधर वाला निगेटिव कार्य, इस लाइन के इधर वाला निगेटिव, इस पे भी निगेटिव और इस एंगल के लिए निगेटिव, यानी 90 से लगाकर 270 तक निगेटिव कार्य होगा। 270 और 90, 270 पे 0 होगा, W इक्वल टू FS cos 270 की वैल्यू, FS cos 270 की वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखना, तो यहाँ पे 0 होगा। तो 90 और 270 इस पे 0 वर्क डन होगा, 0 डिग्री पर अधिकतम धनात्मक और 180 डिग्री पर अधिकतम ऋणात्मक होगा, बाकी इस एंगल के लिए धनात्मक, इस एंगल के लिए धनात्मक, पॉजिटिव, इन दोनों के निगेटिव होगा। यानी 0 से लगाकर 270 के बीच में निगेटिव कार्य होता है, और 270 से लगाकर यहाँ तक हमारे पास 90 के बीच में ये धनात्मक कार्य होगा। 0 पर अधिकतम धनात्मक, 180 पर अधिकतम ऋणात्मक, 90 पे 0 और 270 पे 0 कार्य होगा। तो इस तरह से कार्य का एंगल आया, किस एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।